छोड़ें। धाड़ से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसके गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर औंधी चुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगिश्त उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबीह कर रहा था। जिहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गई। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था उधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पर लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानित जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले से कांप रही थी। वो फूफो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। फूफो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा और इतनी शिस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ, फूफो परेशानी से कहती हुई ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसलकर उसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजीहा और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती नजर आ रही थी। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज़ मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं, वो गड़बड़ा गई, मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी उधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फोत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान वापस आ गए और तभी वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था, तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे।
जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने नहीं कोई छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया यकटुक उसे देखे गई। उसके घर में फूफो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की सज़ा। वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना ज़हन खोते जा रहे हैं। सज़ाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उस पे उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में उसकी दास्तान थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पाँव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खतीजा, टाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बैंक पे बैठी डीजे की शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 13 फरवरी की दोपहर थी। उन्हें तुर्की आए 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सम गई थी, मायूसी वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा नहीं जाते थे, बल्कि सवाए सुख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार न थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि बाहर में गया वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रुक कर नीचे देखने लगी, जहाँ टाली उनके बैंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डोरम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि उनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों का हमारा ख्याल कैसे आ गया? उस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की। बको मत, वो हमें सिर्फ अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। डीजे बतख उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पे पहुँच सकें। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा ट्रॉली की तरफ था। पता नहीं, हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो। वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान कभी ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे? ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतसिमुल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। उनके 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्लाह जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे
फिर उठकर चले गए। मगर इन तीनों मेज़बानों ने ऐसे तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोहतसिम उनमें ज़रा लंबा था। हुसैन और मोहतसिम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता उस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक न था। वो फ्लर्टी नजरबाज सा लड़का कुछ भी था मगर मोमिन न था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और महज़िब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहां की बात और थी, उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे था। हुसैन मोबाइल पर फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें उसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोचकर बोली, और गिफ्ट भी। हया को ख्याल आया, हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और जो हमने जवाहिर में देखी है 130 लिरास की है। मुत्तसिम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज़ पे रखा, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में। हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मुत्तसिम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को कंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और बेयकीनी से मुत्तसिम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। वो झेंप कर मुस्करा दिया। और मुत्तसिम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज़ ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुत्तसिम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायज़ा ले लेता था। हया कदरे रुख मोड़ कर मुत्तसिम की तरफ मतवज्जा हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि उस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लिरा और 50 कुरुश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई तरास न था, मगर मुत्तसिम उनसे रकम लेने पे मुतज़्ज़िब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवाहिर के लिए निकल रहे थे। मुत्तसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, ये ही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ न थी, हैंड फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला कर दूंगी तुम्हें। डीजे भुनाते हुए पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे आमलेट डालकर लाएं तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पाँव झुलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्किद उस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमे सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सलाई नीचे की और पलटकर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था?
कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी, बालकनी वीरान थी, वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि और नहीं, उसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाईं और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर सफ़ेद कागज़ निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब भींचकर तनफ्फुस से वह तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ मड़ोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोहतसिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोहतसिम, वो शदीद बेजारी से बामुश्किल जब्त करके बोली। मोहतसिम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और इनको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रखाई से बोली। मोहतसिम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकनें दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना, सॉरी। वो जो कतरे भवे सुकेड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें कोई सबांजी में तंग कर रहा है? वो तहरीर पर निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो, इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मुरव्वत का मुजाहिरा किए बगैर दरवाजे का कूड़ा बंद करने ही लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में कि दरवाज़ा बंद करती हया ठिठक कर रुकी, फिर पट नीम वा किया और बाहर बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोहतसिम कागज़ के निचले दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मेकान के अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोहतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। सिट्रस, नींबू, लाइम। वो मतज़ज्जिब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने उसके निचले किनारे पे नींबू का रस लगाया है। फिर उसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोहतसिम कदरे झिझका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज़ की कुर्सियाँ खींचकर आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोहतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और उनमें से अक्सर आग वाले होते हैं। फ़लस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम समझ न सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोहतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला जर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेइख्तियार कह उठी। मोहतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एंड फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आर्प, एरिप, कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीक़ों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम
کیا آپ کوئی ترکی نام ہے؟ معلوم نہیں، معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے، شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکان کی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی دراز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے کھانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے کھانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھایا۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹاکھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود غلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ اٹھانے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھی۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کی کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سر شام ہی دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی، ڈی جے یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی، بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا
और छुरी रखकर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और जरा सा सुर्ख रस उसकी बाएं हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहां कागज से लिखे 3 मीठे मीठे से हरूफ थे ARP। वो 2-3 रोज से उसी ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी। दही को कांटे से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी एरिब के मुतालिक सुना है? एरिब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से देखा। जी एरिब, ARP, उसने वजाहत के लिए हिचक करके बताया। और नॉट अगेन हया। हाले जो सिंह के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पड़ रही। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में खफकी बड़ा एहतजाज था, मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP, अब्दुल रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब उसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समुंदर में घिरी खड़ी थी। ARP, अब्दुल रहमान पाशा। ओ, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल गड़बड़ हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे, उसे यकीन था। मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और उसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो भी PhD कर रहे थे और सबांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी से मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और परस्तार। टीवी के साथ रैक में अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेरा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs किताब में सजी थी। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जुएद जी और अंजू जी। उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज़ पे आई तो जावेद भाई को तन्हे बैठा पाया। वो किसी किताब की वरगर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। वो फौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा। आप उसे जानते हैं? वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे टिकी, बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बेओकदा वाला। और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेओकदा में उसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असलहा स्मगल करता है। एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई ही माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भभूका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं, तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। और नहीं, उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सम स्क्वायर पे बिखरी थी। ये मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया
یہ ٹاکسم نام کتنا مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتا ہوگا۔ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بڑھ جاتی تھی۔ تمہیں عربی آتی ہے اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اور ٹاکسم یعنی تقسیم، اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم تاکسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھی۔ استقلال جدیسی ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی۔ وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا۔ بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورنٹس، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئر، گرلز، ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے، اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھی، سو تھک کر واپس ہو لی۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ قدرے تنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں مربوط، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بامشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے، اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس پیر استعمال کیا جاتا اور اس کے آگے پیچھے سانپ کے لہاکے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان، جہان! وہ شور اور رش میں بامشکل اتنی آواز سے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا۔ لڑکی بھی ساتھ ہی رہی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان!
اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھویں سے کڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بمشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نپی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ شانے جھٹک کر بولا۔ لڑکی بھی ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کی پشت کے درمیان اور ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں چپکنا بھول گئی تھی۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا، ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سے سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گری اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں چپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب بھاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گردن پر لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ٹی جے نے ندھال سے آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ٹی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے امن کا ڈھکن کھولا اور دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں مربوط تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز، جیلی اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کی جنجر بریڈ کے 6 کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے، 4 دیواروں کے لیے اور 2 مکروتی چھت کے لیے۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں۔ سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی۔ وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگ گئے، مگر پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواریں بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے
وی کی طرح رکھا اور زور پر سیرپ لگا دیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی۔ وہ سیرپ سوکھنے لگا تھا۔ چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا، تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا، مجھے پتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلی سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھی۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائیں اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ وہ اس کی 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نقصق سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف ہولیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹ اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی۔ حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پہ گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اور نو! بہت سی دلدوز چیزیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بیٹھ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی اور شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ اوہ گاڈ! تعصب ملال کے مارے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا
और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहां के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। क्रीम में लथपथा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा। उसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जहान को देख रही थी। उसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थी और कनपटी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मोतसिम उसके साथ थे। हया, मैंने वाकई ही नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से चिल्लाए कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। उसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तलबा समझ गए थे वो क्या कह रही है। हया, जान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा था। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी पे लांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर हर सू छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने सबांचे की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जोड़ा आधा खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा पे थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्ग सियाह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील के चांदनी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया, मगर। वो चुपचाप बेआवाज़ रोती उसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिश में मैं बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियासत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मदावा कर दूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बना कर ला दूंगा। और उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माय फुट जहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल्ब भी खुल गया और सारे बाल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी।
साथ वाले बैंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठे मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ था। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ था। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसने तुम्हें वाकई ही नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते, उसे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ न करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाई डीजे तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया उसी तरह बबल चुबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफातन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींचकर स्क्रीन को देखा। वहाँ जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? उसने फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे डोरम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़ कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जहान। हया दरवाज़ा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जोड़ा बांध लिया था। आंखें हनूज मोहतरम थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफकी से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर न जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारी तुर्की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे। और हम यही पी कर बड़े हुए हैं। कितना फ़र्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाज़ा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा ज़रूर था। हाँ, बहुत फ़र्क है हम में। उसने तस्लीम कर लिया था। उसने हार मान ली थी। और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, ये डीजे के सुनहरे अक़वाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया, दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देगची ढूंढ ढांढ कर निकाली, उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फ़ौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मशक्क़त के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लैब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने तो जहान, मैं कर लूँगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए, दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट कंगाल रहा था। जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो टॉक्सम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद उस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी।
हया डीजे आवाज़ पाकता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओ अस्सलामुअलैकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। जहान ने पलटकर उससे जवाब दिया। तुम्हारा फ़ोन। वो हया का मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा 5 मिस कॉल, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। उसी वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा था। उसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। उसने कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में तजब्जुब था। हया सुलेमान। बंदे को अब्दुल-रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी, वो शिस्ता उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज़ में बम्बई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकें उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ में ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहान लब भींचे चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर उसने फ़ोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उससे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल पता नहीं कौन है, उसने शाने उचकाते हुए कहा। जाने दो, हरासमेंट एक जुर्म है, हम उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला। किसी मसले का हल जहां सिकंदर के पास ना हो, ये मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो के वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो उस नाजुक रिश्ते में बदगुमानी की मुतहम्मिल ना थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती। मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पर चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं, सो 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन कंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन ख़त्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए हमारे, अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। उसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं हैं जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें सवाए इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जहान, रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड पे पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तसव्वुर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और सबीन फूफो उसके बरक्स मेहनतकश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आए तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप, सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही।
वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सबर आसमां पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा, उसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पर चौथे चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली उस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो सबांची में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सबांची से पढ़े हो जो इतनी मालूमात हैं। सबांची से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास से कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियाँ उसने पहले सेट कर रखी थी, अब वो छलनी रख कर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ, उसने एक झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दहाने से फिसल कर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जहान को देखे गई। अच्छा नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब है ठीक है, श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली मुबादा, वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खिफ़त हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी तुम्हें बस टॉक्सम पे उतारती है ना। हया ने उसके प्याले उठाकर उसे दी तो उसने सर के ज़रा से इस्पात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर उसके बिलमुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सिम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहान ने पलटकर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने ये बिला आखिर मान ही लिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खिफ़त से हंस दी। कहा ना सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे कर दूंगा, उधार रहा, हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प, मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई, सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बिस्तर में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फूफो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हाँ, उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा, डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया ज़ेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी थी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझुला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।